everyone, welcome to Royal Coaching. This is the third lesson of our ecology series. Okay, तो हम पहले दो लेसन्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. पहले लेसन्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. सेकेंड लेसन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम. तो आज का जो लेसन है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इकोटोन. इकोटोन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जो भी एग्जाम्स में, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मेनली टीचरशिप एग्जाम्स में, जिसमें इकोलॉजी या फिर बायो एक टॉपिक है, इसमें इकोटोन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, इकोटोन. इकोटोन एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक बहुत ही स्पेशल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपने में. क्यों, वो हम देखते हैं. पहले हम इकोटोन का डेफिनेशन देखते हैं. Ecotone is a zone of junction between two or more diverse ecosystem. तो जहाँ पे दो या फिर दो से ज्यादा इकोसिस्टम्स मीट करते हैं, वो जो एक बॉर्डर फॉर्म करते हैं, उसी को बोला जाता है इकोसिस्टम, सॉरी इकोटोन. तो इकोटोन क्या हो गया, एक बॉर्डर और एक ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम्स. ओके, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि ये लैंड इकोसिस्टम है और यहाँ पे वाटर इकोसिस्टम है, और लैंड और इकोसिस्टम के बीच में जो एरिया आ रहा है इसको हम बोलेंगे इकोटोन, और जोन ऑफ ट्रांजिशन और इसको जोन ऑफ टेंशन भी बोला जाता है. इसमें बहुत सारे पर्टिकुलर चीजें होती हैं. जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये इकोसिस्टम का देख सकते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये इकोसिस्टम्स का भी देख सकते हैं. तो इकोटोन एक ऐसी जगह है, हम दोनों इकोसिस्टम्स के इफेक्ट्स देख सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल है. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट. ओके, रिप्रेजेंट द इकोटोन बिटवीन मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ओके, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट. मैनग्रोव फॉरेस्ट का मतलब हो गया ऐसे फॉरेस्ट जिसके नीचे का जो मिट्टी है वो मतलब पानी से भरा होगा, वो ड्राई सॉइल नहीं होता, वो सॉइल में बहुत मॉइस्चर होते हैं, और उसी सॉइल में एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट ही सरवाइव कर सकते हैं, उनको बोला जाता है मैनग्रोव्स. मेनली हम इसको रिवर डेल्टास में देख सकते हैं, क्योंकि रिवर डेल्टा या फिर जहाँ पे रिवर और सी मीट करते हैं. ओके, डेल्टा वो जगह होता है जहाँ पे रिवर सी के साथ मीट करता है, तो वहाँ पे वाटर कंटेंट जो है बहुत हाई होता है, तो नॉर्मल प्लांट्स वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते. तो मैनग्रोव्स एक ऐसे प्लांट स्पीसीज हैं जिनके कुछ रूट्स जो है वो मिट्टी के ऊपर होते हैं, जो कि प्लांट को ब्रीदिंग में हेल्प करती है, एंड दीज रूट्स आर नोन एज ब्रीदिंग रूट्स. ये स्पेशल फीचर की वजह से वो जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं वो ऐसे ज्यादा पानी वाले रीजन में सरवाइव कर सकते हैं, और इसी टाइप के फॉरेस्ट को बोला जाता है मैनग्रोव फॉरेस्ट. तो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो कौन से ट्रांजिशन जोन में आता है? इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन जोन बिटवीन एक मैराइन हैबिटेट, सॉरी एक मैराइन इकोसिस्टम और एक लैंड के बीच में. तो ये उसके एग्जाम्पल हैं. देखिए यहाँ पे और बहुत सारे इकोटोन के एग्जाम्पल्स दिया गया है. देखिए ग्रासलैंड. तो ग्रासलैंड किस किस के बीच में आता है? फॉरेस्ट और डेजर्ट. ओके, तो ग्रासलैंड में जो ट्रीज का नंबर होता है वो फॉरेस्ट से कम होता है और वो डेजर्ट से ज्यादा होता है. तो ग्रासलैंड जो है वो किस किस के बीच में इकोटोन फॉर्म करता है? वो एक बाउंड्री है बिटवीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम. उसके बाद आते हैं हम इस्चुराइन इकोसिस्टम. इस्चुरी वहां फॉर्म होता है जहां पे अगर एक रिवर, ओके देखिए ये सी है, एक रिवर आके सी से मीट कर रहा है, लेकिन क्या होता है अगर एक हाई स्पीड रिवर, जब एक हाई स्पीड रिवर सी से मीट करता है, वो डेल्टा
डेल्टा फॉर्म नहीं करता, वो इस्चुरी फॉर्म करता है। तो इस्चुरी में क्या होता है, जहाँ रिवर सी से मीट करता है वो जगह क्या होता है, वो डीप हो जाएगा। ओके, तो जहाँ रिवर सी से मीट करेगा, अगर वो एक हाई स्पीड रिवर है तो वो मीटिंग प्लेस बहुत डीप हो जाएगा एंड उसमें क्या होगा, रिवर का फ्रेश वाटर और सी का सॉल्टी वाटर, मैराइन वाटर वहां पे मिक्स हो जाएगा और जो सैलिनिटी होगा वो रिवर से ज्यादा होगा और सी से कम होगा। मेनली रिवर का सैलिनिटी मतलब फ्रेश वाटर का जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो 5 ग्राम्स पर लीटर से कम होता है। मतलब जो वाटर हम पी रहे हैं मतलब फ्रेश वाटर, और जो सी वाटर सॉल्टी वाटर का होता है 35 ग्राम्स पर लीटर से ज्यादा होता है। तो इसी के बीच में वो इस्चुरी का वाटर आता है, इसको ब्रैकिश वाटर भी बोला जाता है। So estuary is a ecotone between fresh water and salty water, मतलब fresh water ecosystem and marine water ecosystem। उसके बाद आता है रिवर बैंक। ओके, रिवर का जो साइड वाला रीजन्स होते हैं, ओके, तो ये इकोटोन किस किस के बीच में फॉर्म करता है, रिवर एंड लैंड। तो इधर हो गया लैंड, ये हो गया रिवर, रिवर और लैंड के बीच में जो रीजन्स आते हैं उनको बोला जाता है रिवर बैंक। मतलब रिवर का जो साइड रीजन्स होता है ये है रिवर बैंक। तो ये इकोटोन किस किस के बीच में इकोटोन है, रिवर और लैंड के बीच में। अभी हम कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो सिर्फ इकोटोन में ही हम लोग उसको हमें देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट हो गया, जो इकोटोन है वो नैरो भी हो सकता है और वो बहुत वाइड भी हो सकता है। नैरो में हम एग्जांपल ले सकते हैं रिवर बैंक का। रिवर बैंक बहुत नैरो होता है, बहुत पतला होता है, जो कि लैंड और रिवर के बीच में होते हैं। जो रीजन्स, जो पार्ट्स लैंड और रिवर के बीच में होते हैं, और वो बहुत वाइड भी हो सकता है, जैसे कि ग्रासलैंड। ग्रासलैंड बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, तो एक इकोटोन जो है वो बहुत नैरो भी हो सकता है और बहुत वाइड भी, बहुत बड़ा भी हो सकता है। It has condition intermediate to the adjacent ecosystem, hence it is a zone of tension। तो इकोटोन में देखिए, ये हमारा एक इकोसिस्टम हो गया, ये दूसरा इकोसिस्टम हो गया। दोनों इकोसिस्टम जहाँ पे मीट कर रहे हैं उस रीजन को हम बोल रहे हैं इकोटोन। तो इकोटोन में हम इकोसिस्टम 1 के इन्फ्लुएंसेस और फैक्टर्स भी देख सकते हैं, इकोसिस्टम 2 के इन्फ्लुएंस और फैक्टर्स भी देख सकते हैं। तो दोनों इकोसिस्टम के फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांजिशनल जोन फॉर्म होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है जोन ऑफ ट्रांजिशन और जोन ऑफ टेंशन। तो इकोसिस्टम में हम क्या देख, यहाँ पे इकोटोन में हम क्या देख सकते हैं, दोनों इकोसिस्टम के का जो एक मिक्स इफेक्ट, दोनों इकोसिस्टम के इंटरमीडिएट इफेक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। इकोटोन्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। ओके, तो अभी हमने जो सब डिस्कस किया वो सारे नेचुरल इकोटोन थे, जैसे कि मैनग्रोव्स, रिवर बैंक, इस्चुरी, लेकिन ये मैन मेड भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल ले जाते हैं इसका, द एग्रीकल्चर इकोटोन बिटवीन एन एग्रीकल्चरल फील्ड एंड अ फॉरेस्ट। ओके, मतलब फॉरेस्ट के आसपास अगर कुछ फार्मर्स, मतलब मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे कुछ लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है, वो इनका एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इन दोनों के बीच में जो जोन होगा उसको बोला जाएगा एक मैनमेड इकोटोन, क्योंकि इसे इंसान ने बनाया। ये फॉरेस्ट था, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, दोनों के बीच में जो प्लेस आएगा उनको बोलेंगे हम एक मैनमेड इकोटोन, क्योंकि इसे ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है। Okay, usually the number of and the population density of the species of an outgoing community decreases as we move away from the community or ecosystem। Okay, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, तो ये हो गया, देखिए हमारा लैंड इकोसिस्टम, ये लैंड इकोसिस्टम है, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है।
बीच में आता है एक इकोटोन, एक मार्शी लैंड। मार्शी लैंड का मतलब वो लैंड जहाँ पे दलदल होगा, कीचड़ होगा, तो उसको बोलते हैं मार्शी लैंड। अगर जैसे हम इस वाले पार्ट में देखेंगे, मतलब जो इकोसिस्टम 1 के जो पास है, तो इसमें इकोसिस्टम 1 के इफेक्ट्स हमें ज्यादा दिखेंगे। अगर हम टुवर्ड्स द इकोसिस्टम 2 मूव करेंगे, मतलब इकोटोन के इस हिस्से से अगर इस हिस्से में मूव करेंगे, तो लैंड के इफेक्ट धीरे धीरे डिक्रीज होगा और वाटर का इफेक्ट जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और इधर हम देखेंगे इस वाले हिस्से में, तो वो एक्वाटिक इकोसिस्टम का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। तो एक इकोसिस्टम से जब हम थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगते हैं, तो उसी इकोसिस्टम का इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे कम होते रहता है। एंड अगर हम इधर से इधर मूव करते हैं, अगर हम ये वाले पार्ट देखेंगे, इसमें हम एक्वाटिक इकोसिस्टम के इन्फ्लुएंस ज्यादा देखेंगे। धीरे धीरे अगर हम इधर आएंगे, तो वो एक्वाटिक इकोसिस्टम का इफेक्ट घटते जाएगा और लैंड का इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ये पूरा लैंड हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है, इकोटोन एक कांस्टेंट नहीं है, वो धीरे धीरे चेंज होगा फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम। और स्पीसीज भी हम देखेंगे, तो अगर ये वाले हिस्से में देखेंगे तो मेनली हमें लैंड एनिमल्स दिखेंगे। अगर यहाँ चले जाएंगे तो मेन एक्वाटिक एनिमल्स दिखेंगे। ओके, तो एनिमल, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ये सब दोनों के इंटरमीडिएट में आते हैं। ओके, एज इफेक्ट। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज इफेक्ट। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स हाउ देयर इज greater diversity of life in the region where the edges of the two adjacent ecosystem overlap, such as land or water or forest or grassland. Okay, तो इसमें क्या होता है, देखिए एज इफेक्ट का मतलब हो गया जो इकोटोन रीजन होता है, मतलब ये एक इकोसिस्टम हो गया और ये एक इकोसिस्टम हो गया। दोनों इकोसिस्टम जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, जो ये पिंक वाला रीजन है, ये है हमारा इकोटोन। ओके, तो जो बाउंड्री फॉर्म कर रहा है दोनों इकोसिस्टम के बीच में। अगर नंबर ऑफ स्पीसीज काउंट करेंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 स्पीसीज है, यहाँ पे 3 स्पीसीज है, लेकिन यहाँ पे देखिए 9 स्पीसीज है। जो स्पीसीज का नंबर होता है, स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी होता है, वो इकोटोन में सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बोथ द इकोसिस्टम। और ऐसे कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज होते हैं जिसको हम यहाँ ही देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ ही होते हैं, पर्टिकुलरली वो किसी इकोटोन में ही होते हैं। उन स्पीसीज को ना हम यहाँ देखने को मिलेंगे, ना यहाँ देखने को मिलेंगे। मेजरली यहाँ पे हम इन्हें देख सकते हैं और यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि हर्बीवोरस। पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट ग्रासलैंड। ओके, तो ग्रासलैंड में देखिए, मान लीजिए ये ग्रासलैंड है जो कि फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में आता है। तो ग्रासलैंड में क्या होता है, बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे उस ग्रासेस को खाने के लिए, और उन हर्बीवोरस एनिमल्स को खाने के लिए कार्निवोरस एनिमल्स भी होंगे, लाइक लायन, टाइगर। तो ऑब्वियसली जो ग्रासलैंड का पॉपुलेशन होगा, जो ग्रासलैंड का स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा, वो फॉरेस्ट से भी ज्यादा होगा, वो डेजर्ट से भी ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो इकोटोन का जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है, वो दोनों एडजेसेंट इकोसिस्टम से सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि इकोटोन में क्या होता है, देखिए इकोटोन में हम ये जो इकोसिस्टम है, इसके भी ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे, ये जो इकोसिस्टम है इसके भी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे स्पीसीज भी होंगे जो सिर्फ यहाँ पाए जाएंगे। ओके, वो ना यहाँ होंगे ना यहाँ होंगे। ओके, तो इसलिए जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है, जो पॉपुलेशन का डेंसिटी होता है, वो इकोटोन में सबसे ज्यादा होता है।
अभी हम, और इसी को बोला जाता है एच इफेक्ट। अभी हम देखते हैं एच स्पीसीज। The organisms which occur primarily or most abundantly in this zone are known as edge species. For example, birds in the forest, desert ecosystem, edge, Bharatpur bird sanctuary. Okay, example, estuary is a zone of constant exchange of fresh and sea water and biodiversity is very high. तो जैसे कि नंबर ऑफ बर्ड्स अगर हम कंपेयर करेंगे, देखिए जैसे कि ग्रासलैंड, ग्रासलैंड आता है फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में, लेकिन हम ग्रासलैंड में देखेंगे उसमें बर्ड का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, बर्ड्स के डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद आता है ईस्चुरी। ईस्चुरी बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर। ईस्चुरी एक इकोटोन है बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर। तो इकोटोन में हम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी देख सकते हैं और सॉल्टी वाटर के ऑर्गेनिजम्स भी देख सकते हैं, फिशेस ये सब, एंड कुछ ऐसे वैरायटी ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हम देख सकते हैं जो कि सिर्फ यहाँ पाए जाएंगे। ओके, इसीलिए इकोटोन में स्पीसीज डाइवर्सिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे देखिए स्पीसीज ओवरलैप ये एक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए जैसे कि लैंड में ये स्पीसीज हैं, इकोटोन में बढ़ गया, स्पीसीज बढ़ गए, फिर एक्वाटिक जोन में फिर से घट गए। ओके, तो यहाँ पे भी वही दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रीजन एज इफेक्ट क्यों होता है, क्यों हम इकोटोन में इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं। उसके रीजंस को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसका सबसे पहला रीजन होता है रिसोर्सेस। तो इकोटोन एक ऐसी जगह है जहां पे हम दोनों इकोसिस्टम से रिसोर्सेस मिलते हैं। जैसे कि ये एक इकोसिस्टम हो गया, ये एक इकोसिस्टम हो गया। तो ये जो रीजन है, जो इकोटोन है, वो इसके भी रिसोर्सेस होंगे और इसके भी रिसोर्सेस होंगे। तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेस का डेंसिटी होगा वो इकोसिस्टम 1 से भी ज्यादा होगा, इकोसिस्टम 2 से भी ज्यादा होगा। तो इकोटोन में हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं और दो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम के रिसोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट हो गया यूनिक कंडीशन। यहाँ पे हम एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल मॉइस्चर, लाइट इंटेंसिटी all develop edges creating favorable microclimate which can support unique species. Okay, तो यहाँ पे जो एयर का टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी, सॉइल का मॉइस्चर, लाइट, वो सब एक बहुत फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डेवलप और सस्टेन करने के लिए, क्योंकि ये दो इकोसिस्टम, दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में आता है, इसलिए यहाँ का जो कंडीशन होता है वो बहुत फेवरेबल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। अभी देखिए इकोसिस्टम एजेस एंड बॉर्डर्स एक्ट एज एनर्जी नेट्स और सी कैप्चरिंग द मैसिव मूवमेंट ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्रीज, exerting strong influence on the productivity of ecosystem. ओके, तो अभी हमने देखा ये एक इकोसिस्टम है, ये इकोटोन है, ये दूसरा इकोसिस्टम है। वन, उसके बाद आता है इकोटोन, उसके बाद आता है दूसरा इकोसिस्टम। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो बाउंड्रीज होते हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी एंड मटेरियल्स को वो एक नेट का काम करते हैं। ओके, तो इधर से एनर्जी न्यूट्रिएंट्स इधर नहीं आ सकते, इधर भी नहीं जा सकते। जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा कहाँ कॉन्सेंट्रेट होते हैं, हमारे इकोसिस्टम, इकोटोन में। तो जैसे कि यहाँ पे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिविटी का चार्ट दिया गया है फॉर कंपैरिजन। तो पहले हम प्रोडक्टिविटी का एग्जांपल देखते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है, देखिए
प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब हुआ द रेट एट विच ऑल द ऑटोट्रॉप्स मतलब ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम प्रोड्यूस नेट यूजफुल केमिकल एनर्जी। ओके, मतलब एक इकोसिस्टम में और एक रीजन में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ओके, वो जितना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर वो रिलीज करेंगे, क्योंकि अपने कंजम्पशन के बाद, क्योंकि प्लांट जो खाना बनाएगा वो खुद भी तो खाएगा, उसके बाद उसका जो बचा हुआ है वो इकोसिस्टम को वो प्रोवाइड करेगा, तो उसी को बोला जाता है नेट यूजफुल केमिकल एनर्जी। तो इकोसिस्टम में क्या होता है, ये जो नेट केमिकल एनर्जी का अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि देखिए फिशरी, ये एक इकोसिस्टम इकोटोन है, स्वाम्प ये इकोटोन है। ओके, तो जो इकोटोन्स होते हैं उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इकोसिस्टम्स। ओके, अभी हम देखते हैं अबाउट हैबिटेट एंड टेरिटोरी। पहले हम हैबिटेट का डेफिनेशन देख लेते हैं, हैबिटेट का मतलब क्या होता है। हैबिटेट देखिए, habitat is the physical environment in which an organism normally lives. In habitat means all the environmental condition an organism needs to survive. For an animal that means everything is needs to find and gather food, select mate and successfully reproduce. Okay, तो habitat का simple मतलब हो गया, habitat हमारे ही environment का एक ऐसा part है जहाँ पे लाइफ होगा, मतलब वहां पे ऐसे कंडीशंस होंगे जो लाइफ को सपोर्ट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मान लीजिए डेड सी। ओके, डेड सी का पानी इतना सॉल्टी है कि वहां पे एनिमल सरवाइव ही नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई ऐसा प्लेस जहां पे टेम्परेचर -300 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे तो कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते। उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे, लेकिन उसको हम हैबिटेट नहीं बोलेंगे। ओके, हैबिटेट हमारे एनवायरनमेंट का वो हिस्सा है जहां पे लाइफ होगा, जहां पे कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, वो सारे फेवरेबल होंगे टू सस्टेन अ लाइफ और टू फेवर अ लाइफ। ओके, जैसे कि डेड सी को हम एनवायरनमेंट बोल सकते हैं लेकिन हैबिटेट नहीं बोल सकते। तो जो हैबिटेट है वो हमारे एक एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। ओके, मतलब अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये होगा हैबिटेट, ये होगा एनवायरनमेंट। हैबिटेट में लाइफ होगा, एनवायरनमेंट में लाइफ, एनवायरनमेंट के इस हिस्से में लाइफ नहीं होगा। ओके, तो हैबिटेट एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा है जहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि एनिमल, एक एनिमल के लिए क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए, एक मेट, एक पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो रिप्रोडक्शन कर सकता है और अपनी जेनरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकता है। ओके, एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, ये सब। उसके बाद आते हैं हमें टेरिटोरी। ओके, सो टेरिटोरी का मतलब हो गया is a geographical area that an individual marks and defends. A territory can be marked out using movements, sound, smell. Okay. However, it costs time and energy to defend a territory. For this reason, territory are relatively small and some organisms will only defend their territory during mating season. Okay. तो territory मतलब इलाका types. Okay. मतलब जैसे कि फॉरेस्ट का ये हिस्सा, सपोज एक टाइगर, इस हिस्से में वो किसी और टाइगर को घुसने नहीं देगा, वो हो गया उसका टेरिटोरी। एक ऐसी जगह जहां पे वो राज करना चाहता है। ओके, वो किसी और का इंटरफियरेंस या फिर किसी और का आना उसे पसंद नहीं है, वो अपना टेरिटोरी है उसका, वो जगह है, वो इलाका है उसका। ओके, तो उसको वो मार्क कैसे करते हैं, मतलब मार्क करना मतलब वो दूसरों को प्रिवेंट करते हैं कि कोई और, जैसे कि मान लीजिए एक टाइगर है, सपोज
यूरिन या फिर स्टूल वो यहाँ पे छोड़ देगा, ताकि कोई और टाइगर आए तो उसके स्मेल से ही उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई और टाइगर रह रहा है, तो वो उसके अंदर जाएगा भी नहीं। डॉग्स भी ऐसे करते हैं अपनी टेरिटोरी को मार्क करने के लिए वो यूरिन, वो ऐसे वॉल में, इलेक्ट्रिक पोल में वो यूरिनेट कर देते हैं और डिफिकेट कर देते हैं, ताकि कोई और डॉग जब आएगा उसके स्मेल से उसे पता चल जाएगा कि ये एरिया ऑलरेडी कोई एक्वायर कर चुका है, और वो डॉग या फिर लायन टाइगर दूसरों के इलाके में जाते भी नहीं है। तो ये हो गया उनका टेरिटोरी। तो टेरिटोरी को वो डिफाइन कैसे करते हैं, मार्क कैसे करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करके कि ये मेरा इलाका है इस टाइप। स्मेल से, जैसे कि अभी हमने देखा यूरिन, डिफिकेशन, या फिर उसी एरिया में वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। कंटिन्यूअसली जब मूव करते रहते हैं कोई आने की हिम्मत नहीं करता। ओके, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती उस इलाके में घुस जाए, मान लीजिए ये इलाका एक टाइगर का है, मतलब एक टाइगर का टेरिटोरी है, तो अगर कोई टाइगर और एक टाइगर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो ये टाइगर क्या करेगा, इसके साथ फाइट करेगा, अपनी टेरिटोरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है, बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है। इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना जो टेरिटोरी है उसको छोटा रखते हैं, ताकि उसको प्रोटेक्ट करने में उनका जो टाइम एंड एनर्जी वेस्ट ना हो। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि अपना रिप्रोडक्टिव सीजन में, मतलब मेटिंग सीजन में ही अपना टेरिटोरी बनाते हैं, क्योंकि जो मेटिंग सीजन होता है वो एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम सब ने देखा है मेटिंग सीजन में वो बहुत एंग्री हो जाते हैं, बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। ओके, तो वो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स मेटिंग सीजन में ही अपने टेरिटोरी को प्रोटेक्ट करते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स का क्या होता है, जो मेटिंग सीजन वो एक ईयर के एक स्पेसिफिक टाइम है में वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उनके रिप्रोडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। ओके, पर्टिकुलर सीजन में ही वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटिंग टाइम और टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद आ गया होम रेंज। तो पहले हम होम रेंज का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए होम रेंज इज एन एरिया इन विच एन एनिमल लिव्स एंड मूव्स ऑन ए डेली और ए पीरियोडिक बेसिस। तो एक ऐसा रीजन जहां पे एनिमल का आना जाना रहता है। ओके, तो होम रेंज में वो फ्रीली मूव करता है, एक एनिमल फ्रीली मूव करता है। एक तो वो डेली भी मूव कर सकता है और पीरियोडिक बेसिस। पीरियोडिक बेसिस में अगर हम एग्जांपल लेंगे तो माइग्रेटरी बर्ड्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब रशिया, साइबेरियन रीजन से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया आ जाते हैं इन द विंटर सीजन, और समर सीजन में क्या होता है, वो फिर से रिटर्न चले जाते हैं। तो ये उनका होम रेंज हो गया। ओके, तो यहाँ पे जस्ट कंपैरिजन के लिए दिया गया है कि ये अगर एक एनिमल का घर है, नेस्ट है, उसके बाद आता है उसका टेरिटोरी, ये जो रेड वाला है जिसको वो अपना इलाका मानता है, जिसको वो प्रोटेक्ट भी करता है, और ये हो गया उसका होम रेंज। होम रेंज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू द टेरिटोरी, और उसको कोई प्रोटेक्ट भी नहीं करता क्योंकि वो अपना नहीं है। और बहुत सारे एनिमल्स का जो होम रेंज होता है वो ओवरलैप भी होता है, क्योंकि होम रेंज बहुत बड़ा रीजन होता है। An animal's home range is usually much larger than its territory. Okay, unlike territories, home range not actively defended and home range may overlap. The size of home range will depend upon density of the resources, population density, competition with other species. Home range इसके ऊपर डिपेंड करता है, रिसोर्सेस मतलब जैसे खाना कहाँ मिल रहा है, खाना ढूंढने तो एनिमल जाएगा ना, वो अपनी टेरिटोरी से बाहर भी जाएगा अगर उसे अपनी टेरिटोरी में खाना नहीं मिलेगा। ओके, तो होम रेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है, खाना कहाँ कहाँ मिल रहा है, पॉपुलेशन कितना है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगा तो खाना ऑब्वियसली कम होगा, तो हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा खाने के लिए। उसके बाद आता है कॉम्पिटिशन। जो दो स्पीसीज का खाने का हैबिट, मान लीजिए जैसे लायन और टाइगर दोनों का फूड हैबिट कंपैरेटिवली सिमिलर है, तो अगर लायन टाइगर बहुत ज़्यादा होंगे
तो उनको खाना ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। ओके, तो जो होम रेंज होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, खाना कितना मिल रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, और हमें किन किन के साथ कंपटीशन कर रहा है फॉर आवर सर्वाइवल एंड फॉर आवर फूड। So that's all about this lesson. I hope ये सबको clear हो गया होगा. But if there is any doubt, please let me know in the comment section. And please give us your valuable feedback. Please like, share and subscribe. Thank you.